नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में और टेम्परेचर मेजरिंग जो स्केल है उनके बारे में बात करेंगे। तो हीट क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। अगर हीट की हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या होती है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि एक ये एनर्जी की फॉर्म है। एनर्जी का आप टाइप इसको बोल सकते हैं, जो कि ट्रांसफर होता है एक बॉडी से जो कि हायर टेम्परेचर पर हो टू अनदर बॉडी जो कि लोअर टेम्परेचर पर हो। यानी कि हाई टेम्परेचर से ये लोअर टेम्परेचर की तरफ चलती है। और कब चलती है ये, जब ये दोनों बॉडी जो हैं आपस में कांटेक्ट में हो। चलिए इसको समझते हैं कि यहाँ पर कोई एग्जांपल है हमारे पास। तो हमारे पास एग्जांपल है एक टी का कप जो होता है। मान लीजिए आपने एक टी का कप लिया, हॉट है, वो काफी गर्म है, और आपने इसको प्लेस कर दिया जो भी आपका रूम है, आपने वहां पर इसको प्लेस कर दिया इस टी के कप को। अब आप क्या देखेंगे, थोड़ी देर में ये जो कप है ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो कप है ये हाई टेम्परेचर पर था और इसकी जो सराउंडिंग थी वो लो टेम्परेचर पर थी। अब ये क्या करेगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या फ्लो हुई, हीट फ्लो हुई। क्योंकि हीट क्या होती है, एनर्जी इन मोशन आप कह सकते हैं। तो टेम्परेचर डिफरेंस यहां पर बना तो हीट ने ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया। कब तक ये ट्रांसफर करती रहेगी, जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाएं। तो ये आप एग्जांपल ले सकते हैं। इसी तरह से आप एक ठंडी चीज ले लें, मान लीजिए कोई कोल्ड आपने वाटर ले लिया, ठंडा पानी ले लिया, या कोई भी इस तरह की कोई कोल्ड चीज ले ली। अब इसके अंदर क्या है, अब ये सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है ये ज्यादा है और इसका कम है। यानी कि यहां से फिर से टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, यहां फिर से टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि सराउंडिंग से एक तरह से हीट लेना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से क्या होगा कि ये जो है कब तक इस तरह से चलेगा, जब तक कि ये दोनों बराबर ना आ जाएं। जो कि ये कोल्ड हमारा वाटर था और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर था, दोनों टेम्परेचर बराबर ना आ जाएं। तो ये कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। किसी गर्म चीज का एग्जांपल आप डेली लाइफ के अंदर देख सकते हैं, किसी ठंडी चीज का एग्जांपल आप डेली लाइफ के अंदर देख सकते हैं। तो हीट हमारी इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि जो एनर्जी इन मोशन होती है। अब कोई भी बॉडी होती है तो हमें पता है वो बहुत सारे टीनी पार्टिकल्स की बनी होती है, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। अब हम कौन कौन सी स्टेट्स की बात करते हैं, मेनली हम स्टेट्स की बात करते हैं, एक सॉलिड की बात करते हैं, एक लिक्विड की बात करते हैं और एक गैस की बात करते हैं। इन तीन स्टेट्स की बात करते हैं। सॉलिड के अंदर अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो उनके बीच में ये स्पेस काफी कम होता है, या कहेंगे परफेक्टली ये अटैच होते हैं इस तरह से, अगर हम सॉलिड की बात करें। लिक्विड की बात करें तो वहां पर आपको कुछ स्पेस देखने को मिलता है। और गैस की अगर हम बात करें तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, यानी कि एक से, अगर आप एक कंटेनर में या एक रूम में थोड़े से पार्टिकल भी हो तो सारी जगहों पर फैल जाते हैं। इनके बीच में स्पेस जो है बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह से इन्हीं के अकॉर्डिंग, यानी कि नेचर ऑफ सब्सटेंस के अकॉर्डिंग, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, और जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर हम इनको दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इन मॉलिक्यूल्स के पास कुछ एनर्जी आ जाती है और उसके कारण से इनके अंदर जो मोशन है वो भी आ जाता है। तो कौन कौन से तरह के मोशन होते हैं हमारे पास? पहला जो मोशन है मॉलिक्यूल्स के अंदर आ सकता है वो ट्रांसलेशनल मोशन होता है, यानी कि जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक सीधी स्ट्रेट लाइन के अंदर हो। तो इस तरह का जो मोशन होता है वो हमारा ट्रांसलेशनल मोशन होता है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। दूसरा जो मोशन एक्वायर कर सकते हैं ये जो मॉलिक्यूल हैं जब इनको थर्मल एनर्जी दी जाती है, वाइब्रेशनल मोशन इनके अंदर आ सकता है। वाइब्रेशनल मोशन कैसा होता है, मान लीजिए एक चिमटी टाइप आप ले लीजिए, जब आप इसको किसी चीज से स्ट्राइक करते हैं तो इसके जो ये एजेस हैं या ये जो सिरे हैं ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वाइब्रेशन मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन है। टू एंड फ्रो मोशन बहुत ही जल्दी जल्दी ये मोशन होता है। और अबाउट द मीन पोजीशन होता है, जैसे मान लीजिए पोजीशन है, इस तरफ गया, इस तरफ, इस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ये चलता रहेगा, कभी इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, इस तरह से वाइब्रेशन मोशन होता है। उसके बाद जो थर्ड मोशन है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन कौन सा होता है, कोई मॉलिक्यूल है अगर वो जो है अपने एक्सिस पर घूमे, यानी कि मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है इस तरह से, एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल ले लें और इसके बीच से एक एक्सिस ले लें और ये इस तरह से घूमे, इसी एक्सिस अबाउट जो उसका अपना एक्सिस है वो उस पर रोटेट करे, तो रोटेशनल मोशन हो सकता है। तो ये तीन तरह के जो मोशन है किसी भी जो हमारा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किसी भी बॉडी के अंदर ये आते हैं। और इन मोशन के कारण से
किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल्स में आप कह सकते हैं अगर थर्मल एनर्जी आप देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसको प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए इस तरह से एक कंटेनर है और इसके अंदर आपने वाटर ले लिया, यहाँ पे वाटर आपने पानी ले लिया और आप इसको हीट करते हैं, आपने इसको हीट कर दिया। अब जब आपने इसको हीट किया तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाएगी, एक तरह की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये मोशन आ गया, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट हो गई इसके अंदर, जो हर एक मॉलिक्यूल था उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसी तरह से जो हमारा जो ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल मोशन है मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है, इसके कारण से जो है काइनेटिक एनर्जी जो है इंपार्ट हो जाती है, किसी भी तरह के मोशन से ये हो सकती है। अब ये जो हमने हीट दी एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में हमने क्या किया, इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया। इंटरनल एनर्जी, इसके वाटर के खुद के मॉलिक्यूल्स में पहले ही कुछ एनर्जी थी, आपने हीट दी और इसकी इंटरनल एनर्जी को और बढ़ा दिया। तो अगर हम बात करें कि जो हमारी हीट एनर्जी होती है तो वो इंटरनल एनर्जी का सिर्फ एक पार्ट है। तो ये जो हीट एनर्जी होती है हमारी, ये सिर्फ इंटरनल एनर्जी का एक पार्ट होती है। हीट एनर्जी को आप एक पार्ट बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी का, जो ट्रांसफर होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने इसको गर्म किया, अब वो ट्रांसफर होगी सराउंडिंग पे। तो जैसे कि ये हाई टेम्परेचर पे है, लो टेम्परेचर पे अगर सराउंडिंग है तो यहां से वो सराउंडिंग को ट्रांसफर होगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस यहां पर बनता है दोनों बॉडीज के बीच में, जो कि कॉन्टेक्ट में आती हैं। तो हीट एनर्जी क्या है, एक तरह की इंटरनल एनर्जी ही आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये एनर्जी जो होती है ये मोशन की एनर्जी होती है, यानी कि मोशन में रहती है, मोशन करती है। और इंटरनल एनर्जी का आप इसको एक पार्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो काफी सारी इसके अंदर एनर्जी है अलग अलग तरह की, लेकिन ये जो हीट एनर्जी है वो मोशन में रहेगी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगी, तो इसको आप हीट एनर्जी जो है मोशन में भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये जो है हीट की हमारे पास डेफिनेशन बनती है एक तरह से। तो यूनिट्स ऑफ हीट हमारी क्या होती हैं? यूनिट्स हमारी एसआई यूनिट, और अगर हम सीजीएस यूनिट देखें तो वो कौन कौन सी होती हैं? तो एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, ये हमारी जूल होती है। तो एसआई यूनिट होती है इसकी जूल, और जो सीजीएस यूनिट होती है इसके बारे में आपने सुना भी होगा, वो होती है कैलोरी। जैसे कि हम कहते हैं कि कितनी कैलोरी बर्न की, जब आप एक्सरसाइज करते हैं या इस तरह की चीजें, तो कैलोरी जो है वो होती है इसकी सीजीएस यूनिट। अब बात आती है कि ये 1 कैलोरी है क्या? अब ये जो 1 कैलोरी होती है ये वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो कि हमें चाहिए टेम्परेचर को रेज करने के लिए। 1 ग्राम वाटर को अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं तो वो चीज है 1 कैलोरी एनर्जी। तो ये वो हीट है जो कि हमें अगर 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाना है तो इतनी हमें चाहिए होगी। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी हीट के अंदर आती हैं। इसके बाद चलिए बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर के बारे में जानते हैं। टेम्परेचर हमारा, अगर आप इसकी एक डेफिनेशन देखें सिंपल सी, इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। सिंपल सी डेफिनेशन है कि कितनी कोई भी बॉडी हॉट है और कितनी वो कोल्ड है, कितनी गर्म है कितनी ठंडी है कोई भी बॉडी। अब देखिए ये एक तरह की, अगर हम टेम्परेचर को आसानी से समझना चाहें, एक तरह की ये सिर्फ कंडीशन है किसी बॉडी की, या आप इसको और स्टेट कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी की उसकी वो स्टेट है या कंडीशन है, या वो आप हॉट कह सकते हैं आप उसको कि उसके अंदर वो गर्म है काफी, या फिर वो कोल्ड आप उसको कह सकते हैं वो ठंडी है, एक तरह की स्टेट उसकी वो कंडीशन। तो ये जो है आप टेम्परेचर को आसानी से जो है समझ सकते हैं। अब इसी से डिटरमाइन होता है कि जो हीट है किस तरफ फ्लो करेगी। मान लीजिए एक जो है आपके पास हॉट वाटर है, तो यहाँ पर आप जो है हॉट वाटर ले लीजिए, और यहाँ पर जो है आप कोल्ड वाटर ले लीजिए। तो यहाँ से जो हीट है किस तरफ जानी चाहिए, अगर आप इन दोनों को अटैच कर देते हैं तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, यानी कि इस तरफ जो है डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो रहेगा जब तक ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते, यानी कि बराबर इनका टेम्परेचर नहीं हो जाता। तो ये क्या चीज डिसाइड करती है कि किस डायरेक्शन में हीट जाएगी, वो टेम्परेचर डिसाइड करता है। तो टेम्परेचर अगर किसी बॉडी का ज्यादा है और किसी बॉडी का कम है, मान लीजिए एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, इसका टेम्परेचर हाई है इसका टेम्परेचर लो है, तो टेम्परेचर जो हीट है किस तरफ फ्लो करेगी, ए से बी। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें, ए का टेम्परेचर हम लो कर दें, लो टेम्परेचर पर ले लें, बी का टेम्परेचर हाई कर दें, तो हीट किस तरफ फ्लो करेगी, इस तरफ फ्लो करेगी, बी टू ए। यानी कि ये डिपेंड करता है जो टेम्परेचर है, जो कंडीशन है, स्टेट है,
तो वो क्या है, किसकी किस तरफ जो डायरेक्शन फ्लो होगी हीट की, वो भी जो है हमें टेम्परेचर दिखाता है। तो टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो होता है हमारा थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। थर्मोमीटर जो है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपने थर्मोमीटर जो है डॉक्टर के पास देखा होगा, इसी तरह से अपनी जो केमिस्ट्री की लैब है वहां पर देखा होगा। इसी तरह से बहुत तरह के थर्मोमीटर होते हैं। ये थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर भी होते हैं, रेडिएशन थर्मोमीटर भी होते हैं जिनको हम पायरोमीटर बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी होते हैं। तो थर्मोमीटर क्या है, एक तरह से टेम्परेचर को मेजर करने वाला डिवाइस है, तो थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। मेनली हम बात करेंगे सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर स्केल है, फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर स्केल है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है, उनकी बात करेंगे। तो हमारे पास जो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है इन तीन स्केल के अंदर जो है हम बात करेंगे तो वो किस तरह से की जाती है। अब जैसा कि इनके नाम से क्लियर है, तो यहाँ पर कोई भी स्केल है टेम्परेचर का, उसके अंदर हम जो है मेनली 2 पॉइंट लेते हैं। एक तो एब्सोल्यूट जीरो हो गया, एक आइस पॉइंट होता है और एक स्टीम पॉइंट होता है। यानी कि एक तो एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट हो गया, मेन हम ये 2 पॉइंट लेते हैं, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। अब ये जो तीनों पॉइंट हैं, वैसे तो हमने यहाँ एब्सोल्यूट जीरो भी लिया है, मेनली जो है आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच का जो है यूज किया जाता है जो थर्मोमीटर होता है। लेकिन एब्सोल्यूट जीरो भी हमने लिया है क्योंकि हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल की भी बात करेंगे। अब मान लीजिए आप सेल्सियस स्केल की बात कर लें, केल्विन स्केल की बात कर लें, तो यहाँ पर क्या होता है, जो 0 केल्विन होता है हमारा, तो यहाँ पर जैसे यहाँ एब्सोल्यूट जीरो दिखाया गया है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा 0 केल्विन है। यहाँ पे केल्विन स्केल की बात करें, आइस पॉइंट जो होता है अगर हम केल्विन स्केल के अंदर बात करें तो वो होता है 273.15 केल्विन, और स्टीम पॉइंट जो होता है केल्विन के अंदर 373.15 केल्विन। अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें, ये जो 0 केल्विन है ये हमारा -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, जिसको हम 273 ले लेते हैं डायरेक्टली, पूरा इसको करके 0.15 नहीं लेते। तो -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 0 केल्विन, ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने 273.15 केल्विन जो लिया है, यानी कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो किसके बराबर होगा, हमारा इतने केल्विन के बराबर होगा। अगर केल्विन की बात करें तो माइनस, यहाँ सेल्सियस की बात करें तो इसके ये बराबर है। इसी तरह से अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो यहाँ पर ये जो होता है इसके अंदर भी 100 हम प्लस कर देंगे, 373.15 केल्विन ये हो जाएगा। यानी कि सेल्सियस और केल्विन स्केल की बात करें तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब एक और चीज इसमें समझने की है, जो सेल्सियस स्केल होता है इसके जो पार्ट किए जाते हैं हमारे, 0 डिग्री सेल्सियस से अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो इसको हम 100 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, 100 पार्ट्स के अंदर। तो सी का मतलब यहाँ सेल्सियस है, तो इस तरह से आप इसको जो है अलग रखिएगा कि एक मतलब केल्विन है। और यहाँ पर जो केल्विन स्केल होता है हमारा, या आप इसको केल्विन स्केल की बात करें, ये भी हमारा 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा सेल्सियस स्केल है वो भी 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी कि ये जो एक वैल्यू है 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दिखाएगी। इसी तरह से जो यहाँ पर एक वैल्यू होती है वो हमारी दिखाती है 1 केल्विन की वैल्यू। अब हमने बात की कि हम 2 पॉइंट्स की मेनली बात करते हैं, एक तो आइस पॉइंट की और एक स्टीम पॉइंट की। आइस पॉइंट को आप कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट को आप कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। केल्विन में बात करेंगे तो 373.15 केल्विन जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, और 273.15 केल्विन जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। अब ये जो 0 केल्विन है यहाँ पर ये क्यों दिखाया गया है, अब देखिए इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है, सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ पर -273.15 डिग्री सेल्सियस था। तो 0 केल्विन यहाँ पर जो है एक पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर दिखाई है, हमने केल्विन के अंदर ये भी याद रखना है। अब ये जो 0 केल्विन होता है ये एब्सोल्यूट जीरो इसीलिए इसको बोला जाता है। एब्सोल्यूट जीरो जो टेम्परेचर है ये वो टेम्परेचर होता है क्योंकि इस टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता है किसी भी गैस का, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में भी, किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है वो 0 तक आ जाता है, यानी कि प्रेशर जो है वो 0 तक आ जाता है इस टेम्परेचर के ऊपर। अब यहाँ पर जो प्रेशर है अगर वो रिड्यूस टू 0 हो गया, इसीलिए जो वॉल्यूम है गैस की वो भी जो है लगभग जो है 0 के बराबर हो जाती है इस टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन
अगर हम बात करें वॉल्यूम को, अगर और इस टेम्परेचर से नीचे अगर हम करें तो ये तो नेगेटिव में हो जाएगी, तो वो जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो वॉल्यूम जो है, या कहें कि टेम्परेचर को और कम करने वॉल्यूम को और नेगेटिव में आ जाए, क्योंकि वॉल्यूम 0 हो चुकी है पहले ही। तो अगर हम इमेजिन भी करें कि अगर हम बिलो दिस टेम्परेचर ले तो वॉल्यूम तो गैस जो है हमारी नेगेटिव हो जाएगी, वो इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए ये हमारा लोवेस्ट अवेलेबल टेम्परेचर होता है, या कहें कि लोवेस्ट अटेनेबल टेम्परेचर है, जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। और ये एब्सोल्यूट जीरो जो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो इस तरह से जो है आप इसको एब्सोल्यूट जीरो को समझ सकते हैं कि जीरो तक ही क्यों लिया है, क्योंकि वहां पे प्रेशर जीरो, वॉल्यूम जीरो, इससे नीचे जाएंगे वॉल्यूम नेगेटिव, जो कि इम्पॉसिबल हम लेते हैं। अब अगर बात करें जो हमारा फ़ारेनहाइट स्केल है, अब फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर देखिए ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पर ये चेंज हो गई हैं। ये -273.15 था, तो यहाँ पर ये -459.69 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है। और जो 0 डिग्री था, यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, और जो 100 डिग्री सेल्सियस था वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। अब जो हम इक्वल पार्ट्स की बात कर रहे हैं वो इनके बीच की बात कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। यहां से यहां तक नहीं, यहां से यहां तक, यानी कि ये 100 पार्ट में डिवाइड है। ये भी हमारा जो है हमारा आइस पॉइंट से स्टीम पॉइंट तक, ये भी 100 पार्ट में डिवाइड है। लेकिन जो हमारा फ़ारेनहाइट जो स्केल होता है ये हमारा 180 पार्ट में डिवाइड होता है। ये ध्यान रखना है, ये 180 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। जो एक पार्ट है वो हमारा क्या दिखाता है, जो हमारा 1 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आप उसको बोल सकते हैं। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक और चीज आपने इसके अंदर नोट की होगी कि यहाँ पर भी डिग्री यूज किया गया है, यहाँ पर भी डिग्री यूज किया गया है, लेकिन केल्विन के अंदर डिग्री नहीं हमने यूज किया। तो ये स्केल इस तरह का होता है, 0 केल्विन, 1 केल्विन, 2 केल्विन, इस तरह से ये होता है। तो यहाँ पे दोनों जगह डिग्री का यूज किया गया है। अब अगर हम बात करें कि इनके बीच में जो रिलेशन होता है, अगर हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन देखिए, सेल्सियस है और ये फ़ारेनहाइट जो स्केल है, इनके बीच का रिलेशन है वो क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये जो रिलेशन है वो हमारा होता है जो T सेल्सियस -0 डिवाइड बाय 100, क्योंकि जो सेल्सियस स्केल है वो हमारा 100 पार्ट में डिवाइड है, ध्यान दीजिएगा। और T फ़ारेनहाइट -32, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -32 डिवाइड बाय 180, ये चीज। अब यहाँ पर ये जो T सेल्सियस है -0 क्या लिया है, यानी कि जो सेल्सियस का जो ये आइस पॉइंट है 0 है, तो सेल्सियस का आइस पॉइंट माइनस जो टेम्परेचर -0, यानी कि ये चीज डिवाइड बाय 100 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। अब इसका जो फ़ारेनहाइट है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसलिए यहाँ TF -32 लिया गया है और डिवाइड बाय 180 किया गया है, क्योंकि ये 180 पार्ट में डिवाइड होता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और इनके बीच का अगर हम ग्राफ भी देखें, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो स्केल है, इनके बीच का ग्राफ भी देखें तो वो भी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। चलिए वो देखते हैं। उससे पहले हम इस फॉर्मूले को एक और तरह रिफॉर्म करके देख लेते हैं, जो जनरली इनके बीच में रिलेशन जो यूज होता है, ताकि आप उसके अंदर कंफ्यूज ना हो कि जो हमने ये रिलेशन लिखा है ये तो एक बेसिक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जब आप इसको कट आउट करते हैं, जैसे आप जो है इसको कट आउट करें, 5 पे कट आउट करें, यहाँ 20 आ जाएगा। इसको 5 पे कट आउट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आप 2 से करें 10 आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा 2 से, और यहाँ फिर 2 से करें यहाँ 5 आ जाएगा, और 2 9 जा 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको जो है TF निकालना है, T फ़ारेनहाइट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, तो TF का जो फॉर्मूला बनता है, ये 9 उस तरफ चला जाएगा, 9/5C, यानी कि 9/5C आप कह लीजिए अगर आप यहाँ F लेते हैं, और ये 32 उस तरफ चला जाएगा +32। तो ये जो रिलेशन होता है जनरली आप हर एक न्यूमेरिकल में ये यूज करते हैं। ये रिलेशन कहाँ से आया, इसी रिलेशन से आया है कि कितने पार्ट्स हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, तो वो चीज जो है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है आप जनरली यूज करते हैं। चलिए इसके ग्राफ को देखते हैं अब। तो यहाँ पर हम इस ग्राफ को देखते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी दिखाती है, ये हम ले लेते हैं कि ये डिग्री सेल्सियस के अंदर है, तो ये हमारी दिखाएगी डिग्री सेल्सियस की लाइन। इसी तरह से जो वर्टिकल लाइन है वो हमारी दिखाती है, हम मान लेते हैं कि फ़ारेनहाइट की लाइन दिखाएगी, तो डिग्री F हम इसको लिख लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो अभी हमने जो इक्वेशन डिस्कस की, अभी हमने देखा
कि जो हमारा फ़ारेनहाइट है वो किसके बराबर होता है। अगर हम TF की बात करें वो हमारा 9/5C + 32 के बराबर होता है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो हमें एक वो स्ट्रेट लाइन मिलता है। स्ट्रेट लाइन किस तरह से मिलता है कि अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो हमारे पास जो फ़ारेनहाइट आएगा वो फ़ारेनहाइट आएगा 32 डिग्री आएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप C को 0 पुट कर दें, C को 0 पुट कर दें सेल्सियस को, तो ये सारे टर्म 0, F कितना आ गया हमारा फ़ारेनहाइट 32 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो इस तरह से जो फ़ारेनहाइट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। यानी कि यहाँ से जो है अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे देखें आपको फ़ारेनहाइट 32 मिलेगा। इसी तरह से आप अलग अलग वैल्यू देखें। मान लीजिए आप जो है फिर एक वैल्यू निकालें 100 डिग्री सेल्सियस पर। जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पर इस वैल्यू को निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है। यहाँ पे आपने C को 100 पुट कर दिया तो ये क्या आ गया 900/5 आ गया, क्योंकि C 100 आपने पुट कर दिया 900/5 + 32। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से आप इसको डिवाइड करें तो यहाँ आ जाएगा 180 और ये आ जाएगा 32, तो ये क्या आ गया हमारा 212। यानी कि ये 100 पे देखें तो यहाँ पर जो है आपको जो दूसरी लाइन मिलेगी वो 212 पर मिलेगी। यहाँ पर ये आ गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से देखिए आप किसी भी लाइन पर देखेंगे तो ये जो स्लोप है आपको ये स्लोप मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन थी यानी कि जो स्लोप हमें मिला है, ये जो इक्वेशन थी आप इसको लिख सकते हैं y = mx + c की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे जो m है वो स्लोप किसके बराबर है 9/5 के बराबर है। तो यहाँ पे इस तरह से ये स्लोप जो है आपको मिलेगा। तो इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी और इस तरह का ग्राफ आप इन दोनों के बीच में ड्रा कर सकते हैं इसकी मदद से। 0 डिग्री पे, 10 पे, 20 पे, जितने भी आप पॉइंट लेंगे तो इस तरह से आपको पॉइंट मिलते चले जाएंगे और ये लाइन आपको मिलेगी जिसका स्लोप जो है 9/5 आप कह सकते हैं अगर आप y = mx + c से आप इसको कंपेयर करते हैं। इसी तरह से जो दूसरा हमने बात की थी कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होता है तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के अंदर हम समझेंगे कि 0 केल्विन हमने क्यों लिया था, जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये T डिग्री सेल्सियस में है और ये जो है हमारी प्रेशर की लाइन है। तो यहाँ पर जो आपको लाइन मिलती है वो इस तरह से मिलती है। अब यहाँ पर हम पहले रीडिंग्स लिख लेते हैं। मान लीजिए ये जो है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, ये टेम्परेचर की जो है, और यहाँ पर जो है इस तरफ ये माइनस में चलेगा, इस तरफ ये प्लस में चल रहा है। यानी कि यहाँ पर आप मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए, यहाँ 200 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए, इस तरह से चल रहा है। इस तरफ ये जो है माइनस में चलेगा, यानी कि इस तरफ -100 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसी तरह से -200 डिग्री सेल्सियस हो गया, और ये जो पॉइंट आपको मिलेगा ये मिलेगा -273.15 डिग्री सेल्सियस पर। अब यहाँ पर देखिए ये जो है आपको पॉइंट मिलेंगे इस तरह से, एक जो प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है आपको ये पॉइंट मिल रहे हैं, और जो प्रेशर जो है लो होता जा रहा है, और इस पॉइंट पर आकर आपको क्या मिल रहा है, इस पॉइंट पर आकर आपको एक तरह से 0 जो हमारा केल्विन है वो मिल रहा है, क्योंकि -273.15 डिग्री जो सेल्सियस है वो हमारा किसके बराबर होता है, 0 केल्विन के बराबर होता है, यही होता है। तो इतना जो है हमारा 0 केल्विन के बराबर है। अब ये जो 0 केल्विन टेम्परेचर है, ये हमने देखा कि जो प्रेशर है रिड्यूस्ड टू मिनिमम यहाँ पे आ गया और ये 0 तक हो गया, इससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर इससे भी नीचे आप टेम्परेचर करेंगे वही जो बात है वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जो T डिग्री सेल्सियस और प्रेशर के बीच में है, ये जो ग्राफ है ये केल्विन ने निकाला था और उन्होंने इसके बारे में बताया था, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर भी बोला जाता है, जैसा कि 0 केल्विन यहाँ पर आ जाएगा। तो 0 केल्विन आप इसको लिख सकते हैं। अब अगर आप ये रिलेशन देखना चाहते हैं केल्विन की और सेल्सियस की, तो जो हमारा T केल्विन है तो इनके बीच में और सेल्सियस के रिलेशन क्या होता है, T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, तो ये रिलेशन हमारा होता है। यानी कि जो हमारा अगर हम बात करें -273.15 जो है वो किसके बराबर होगा, 0 केल्विन के बराबर होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। तो इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप जो है ये निकालना चाहते हैं, डिग्री सेल्सियस निकालना चाहते हैं, तो ये जो है उस तरफ चला जाएगा, इस तरफ क्या है 0 केल्विन है, यानी कि 0 - 273.15 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का आ गया।
तो इस तरह से जो है ये रिलेशन होती है केल्विन और सेल्सियस के बीच में। इसी तरह से सेल्सियस को जो है आप निकालें तो केल्विन इस तरफ आ जाएगा, या इस तरफ ये जो है उस तरफ चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और अगर आप तीनों इक्वेशंस की बात करें, फ़ारेनहाइट जो है, केल्विन जो है और जो सेल्सियस है, तो वो हमारी क्या होती है, वो होती है जो सेल्सियस की जो स्टार्टिंग की जो हमारी रीडिंग है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, और 100 पार्ट में वो डिवाइड है। इसी तरह से अगर हम केल्विन की बात करें तो केल्विन में जो 0 केल्विन है वो किसके बराबर है, 273.15, अगर हम बात करें उसके 273.15 के बराबर होता है। और इसी तरह से अगर हम ये भी 100 पार्ट में डिवाइड होता है। और अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये हमारा होता है, हमारा स्टार्टिंग की रीडिंग 32 और कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 180। तो इस तरह से तीनों के अंदर अगर आप रीडिंग जो है देखना चाहते हैं, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो आप इस तरह से देख सकते हैं। और इस तरह से जो रीडिंग है वो आपको पता होनी चाहिए कि स्टार्टिंग की जो इनकी रीडिंग है वो केल्विन के अंदर 0 केल्विन किसके बराबर है, यहाँ 0 तो 0 के बराबर ही है, यहाँ 0 केल्विन जो है 273.15 के केल्विन के बराबर है। और इसी तरह से इसके अंदर जो स्टार्टिंग रीडिंग है वो जो 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम देखें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो इस तरह से ये रिलेशन जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।